नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी हम लोग सेकंड टॉपिक शुरू करने वाले हैं सितंबर महीने के पॉलिटी गवर्नेंस के करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और ये मटेरियल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं दृष्टि आईएएस के। जो लोग पहली बार चैनल में आए हैं वो लोग जरूर से वन वोटर अप्रोच, जो इससे पहले वाली वीडियो आई थी सितंबर महीने की, उसको जरूर देखें। हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं दो टॉपिक। पहला, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस, ये क्या है, इशू क्या है, और दूसरा द राइज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये दोनों टॉपिक को हम लोग साथ साथ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें और टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस यानी कि एक यूनिवर्सिटी, बहुत तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे एक जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो एक ऐसी संस्था है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होने का जो स्टेटस है वो मांग रही है। यानी कि अभी वो कोई यूनिवर्सिटी जो स्टेटस है उसको मिली हुई नहीं है, या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलने से इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को कोई ज्यादा फायदा होने वाला है, इसीलिए वो डिमांड कर रही है। तो समझते हैं ये टॉपिक है क्या। दोस्तों, हम सभी को पता है कि एनसीईआरटी जो है ये क्या है। एनसीईआरटी ने हाल फिलहाल में अप्लाई किया है यूजीसी को कि उन्हें चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस। सवाल ये उठता है कि क्यों किया है, क्यों चाहिए एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का टैग। जवाब यह है कि आज के तारीख में एनसीईआरटी जो है वो, उनका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट स्टेटस है वो ये है कि वहां पे भी एनसीईआरटी में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रोग्राम्स ऑफर करे जाते हैं। इनको कहा जाता है एनसीईआरटी के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंडर, जो कि एफिलिएटेड होते हैं विद लोकल यूनिवर्सिटीज, जैसे कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो भोपाल में है, जैसे उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में है, इस तरीके की। तो अब ये एनसीईआरटी चाहती है कि वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से हटकर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस पाए। इसके फायदे क्या है? इसका फायदा ये होगा कि दिस स्टेटस वुड अलाउ एनसीईआरटी टू ऑफर देयर ओन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरल डिग्रीज, जिससे उन्हें और ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू मेक एनसीईआरटी एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज ऑन होल्ड। यानी कि एनसीईआरटी को अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का एक इंस्टीट्यूट मान लिया जाए तो वो डिसीजन सरकार ले नहीं पा रही है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी जो है उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस ही नहीं है। अगर ये स्टेटस मिल जाता है तो क्या होगा दोस्तों? ये जरूरत, एक तो चीज ये थी कि उन्हें नेशनल इंपॉर्टेंस का एक स्टेटस पाना है, जिसके लिए अपने आप में पहले यूनिवर्सिटी होना पड़ेगा। दूसरी चीज ये थी, जो हम लोगों ने अभी देखा, कि वो लोग अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरल डिग्रीज दे सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, जो अभी बतौर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन उनके पास नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज आती है, वो ये है कि डिस्पाइट ऑफरिंग सो मेनी इनोवेटिव टीचर एजुकेशन कोर्सेज, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है सालों से, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, ये जैसे एनसीईआरटी है, ये डिपेंडेंट रहती है लोकल यूनिवर्सिटीज की तरफ। एनसीईआरटी जो है बतौर RIE डिपेंड रहती है लोकल यूनिवर्सिटीज की तरफ, जाके वहां से प्रमोशन मिले, वहां से परमिशन मिले, वहां से फाइनेंसेस हो, जिससे वो अपने प्रोग्राम लॉन्च कर सके। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये भी कट जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा अगर एनसीईआरटी को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाता है। तो आई बिलीव अभी तक आपको क्लियर हो चुका है। तो एनसीईआरटी एक्चुअली में है क्या? ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत हुई थी 1961 से। ये सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई थी, जो असिस्ट करती है और एडवाइस करती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को रिगार्डिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है जो कि एनसीईआरटी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसको चेयर किया जाता है बाय द एजुकेशन मिनिस्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीईआरटी का? टू अंडरटेक, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। इसके अलावा टेक्स्ट बुक्स का, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स का, जर्नल्स का, इन सब के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी आज की तारीख में, डिजिटल मटेरियल, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करे जाएंगे, सिलेबस कैसा होगा, करिकुलम कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, ये सब कुछ एनसीईआरटी करके देती है। अब सवाल ये कि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाता है तो फायदा क्या होगा? डीम्ड यूनिवर्सिटी देखिए एक टाइप का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी जैसा, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। इससे क्या होगा? इट विल ग्रांट परमिशन टू ऑफर इट्स ओन डिग्री प्रोग्राम्स व्हिच विल बी इक्विवेलेंट टू दोज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द रेगुलर यूनिवर्सिटीज। इससे फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज एनसीईआरटी के पास बढ़ेगी, इससे ज्यादा बेटर फैकल्टी को वो अट्रैक्ट करेंगे,
ज्यादा फ्लेक्सिबल एडमिशंस होंगी, और इसके साथ साथ वो अपने पास वो ऑटोनॉमी रहेगी कि वो अपने करिकुलम को रिवाइज करते रह सके, वो अपने एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवा सके, इवेलुएट भी वो खुद से कर सके। एनसीईआरटीज को किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा ऑन दी लोकल यूनिवर्सिटीज। अब मुद्दा क्या है कि एक और सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे देश में यूनिवर्सिटीज कितने टाइप के हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है, जिसको पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है वो प्रोविंशियल स्टेट एक्ट के थ्रू से बनाई जाती है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। अब ये जो नया चीज आया है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको एस्टैब्लिश किया जाएगा बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट and will be declared as the institution of national importance, will be funded by the government of India। इसके अंदर में जैसे IITs हैं, NITs हैं, IIM है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। कायदे से देखा जाए तो सवाल पूछा जा सकता है एनसीईआरटी क्यों चाहिए। एनसीईआरटी जो है ये अपने खुद के प्रोग्राम्स लॉन्च करना चाहती है, खुद के यूजी, पीजी और डॉक्टरल प्रोग्राम्स जो है ये लॉन्च करना चाहती है। ये नहीं चाहती हैं कि किसी से भी डिपेंडेंट रहें। सो लोकल यूनिवर्सिटीज जो हैं इनके ऊपर और डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। तीसरा, ये अपनी ऑटोनॉमी चाहती है और अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती है। ये बेटर फैकल्टीज चाहती है जो कि अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे, अगर इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं मिलता तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन तमाम चीजों के साथ साथ आखिरी मेरे हिसाब से एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एनसीईआरटी को अगर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आना है तो उसको कम से कम शुरुआती तौर पे एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस पे तो आना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजों की वजह से एनसीईआरटी ने अप्लाई किया है यूजीसी को कि उन्हें जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिले। यही है टोटल टॉपिक। आई बिलीव आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में। दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज समझनी पड़ेगी वो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। आमतौर पे क्या देखा जाता है, कोई इंसान क्राइम करता है तो आईपीसी के तहत या एनी अदर पीनल लॉ के तहत उसे पनिशमेंट मिलता है। इसको हम लोग प्यूनिटिव कहते हैं। अब अगर ये किसी ने क्राइम किया है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो उसको कहेंगे प्यूनिटिव अरेस्ट। ऐसे ही तो मुंह उठा के अरेस्ट नहीं कर रही है, उसने क्राइम किया है तभी अरेस्ट कर रही है। दूसरा होता है कि कोई पुराने हिस्ट्री शीटर हैं, मतलब दागी आसामी रह चुके हैं अपने समय में, और ये हिस्ट्री शीटर कैसे हैं, ये इनके पुराने रिकॉर्ड्स पुलिस में बताते हैं। अब मान लेते हैं कि सामने कोई पूजा या ऐसा कोई पब्लिक गैदरिंग होने वाली है और आशंका है, यानी कि एंटीसिपेशन है कि ये लोग जिनके पुराने क्राइम रिकॉर्ड्स हैं ये शायद फिर से एक्टिव हो जाएं, तो ये ऐसा ना कर सके, इसीलिए ऐसे हिस्ट्री शीटर्स को उन पब्लिक गैदरिंग से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, और इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव अरेस्ट या डिटेंशन। ये आर्टिकल 22 में साफ तौर से दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इस पर्टिकुलर आर्टिकल का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि अगर ये मिसयूज हुआ तो ये आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। तो जरा सा अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। रिसेंटली जो क्राइम स्टैटिस्टिक्स आई है रिलीज बाय द एनसीआरबी, यहां देखा जा रहा है कि देयर इज अ राइज इन केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन 2021 कंपेयर टू 2020। यानी कि आर्टिकल 22 जो खुद कहता है कि आप कौन कौन से समय पे डिटेन कर सकते हैं, तो वहां पे दिया गया है, जैसे हम लोगों ने अभी बात करी प्रिवेंटिव डिटेंशन, जहां पे इंसान को हेल्ड किया जाता है इन द पुलिस कस्टडी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। और ये सस्पिशन कहां से डेवलप हो रहा है, क्राइम रिकॉर्ड से डेवलप हो रहा है, रिकॉर्ड से, पास्ट रिकॉर्ड से उस आदमी के, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। अब सवाल आता है कि क्या पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि किसी को भी होल्ड कर सकता है, किसी को भी सस्पिशन में अंदर डाल सकता है या डिटेन कर सकता है। तो दे सस्पेक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड आल्सो टू मेक अरेस्ट विदाउट अ वारंट और अ मैजिस्ट्रेट ऑथराइजेशन इन सर्टेन केसेस। यानी कि मैजिस्ट्रेट की परमिशन, अरेस्ट वारंट, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है कई बार अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है तो। दूसरा चीज होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। यहां पे तो ऑफेंस जो है वो एक्चुअली में हुआ है, उसे इंसान ने किया है या उसने करवाया है, ऐसी स्थिति में उसको अरेस्ट करना आसान है। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जेल काट रहे हैं।
अगर इसकी संख्या ज्यादा हुई तो हमें समझ में आ जाएगा कि जिस चीज को एक्सेप्शन की तरह लिया जा रहा था, जिस चीज को एक्सेप्शन की तरह इस्तेमाल यानी कि स्पैरिंगली इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था, वो आज की तारीख में वो तो हो ही नहीं रहा है, बल्कि इसको रेगुलर बना दिया गया है। और अगर आप प्यूनिटिव एक्शन की जगह पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को रेगुलर बनाते हैं, अगर आप प्यूनिटिव अरेस्ट की जगह पे प्रिवेंटिव अरेस्ट को रेगुलर बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एफआर का वायलेशन है। तो इसी चीज को समझते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ डिटेंशन 24,500 लोग जो हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आइदर कस्टडी में है और उनको अभी भी डिटेन किया गया है। द हाईएस्ट सिंस 2017, अगर हम लोग 2017 से डेटा को देखें तो 2021 में मैक्सिमम जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में धर लिए गए हैं। तमिलनाडु जो है फॉलोड बाय तेलंगाना एंड गुजरात रिकॉर्डेड मोस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस इन 2021। सिमिलरली जम्मू कश्मीर जो है ये हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस प्रोड्यूस कर रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन में व्हेन इट कम्स टू द यूनियन टेरिटरी लेवल। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट करने के लिए कौन कौन से एक्ट का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट अ वारंट एंड द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग सम मिसहैपनिंग। इसके अलावा गुंडा एक्ट होता है, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल और इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988। इसके अलावा हमारे पास पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, नार्कोटिक्स एनडीपीएस एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग ये भी है। तो बहुत सारे एक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन मैटर्स। अब सवाल ये उठता है कि ये इशू में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका भयंकर मिसयूज हो रहा है, और जैसा हम लोगों ने बात करी अगर ये मिसयूज हो रहा है तो ये फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है। जैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, किसी भी इंसान को अगर जेल में डालना है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस तरह से पेपर वर्क इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि पुलिस जो है वो ऑफन प्रिवेंटिव डिटेंशन को, जो कि एक कंट्रोल एक एक्सेप्शनल सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाने की उम्मीद से बनाया गया था, उसको अब रेगुलर करके यूज कर रही है। उसको स्पैरिंगली यूज करने के बजाय पे उसको रेगुलर यूज में ला रही है। इससे क्या होता है, इससे इमरजेंस ऑफ कम्युनल क्लैशेस और क्लैशेस बिटवीन कम्युनिटीज ये ज्यादा सामने आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक जजमेंट में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पावर्स जो दिए गए हैं पुलिस वाले को यानी कि स्टेट को विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो एक एक्सेप्शनल चीज है। क्यों एक्सेप्शनल है? क्योंकि अगर उसको रेगुलर यूज में लाएंगे तो किसी ना किसी इंसान का लिबर्टी हैम्पर हो रहा है, विच इज एफआर। तो कोर्ट कह रहा है कि इट ऑल्सो टू बी नोटेड दैट दीज पावर्स यानी कि पावर टू अरेस्ट अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट should not be used to control ordinary law. Ordinary law को कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया गया है, इसे बनाया गया है in order to avoid some mishappening which may have occurred अगर वो इंसान बाहर रहता तो आई बिलीव आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ चुका है। मेन मुद्दे इसके ये हैं, इसको आप दिमाग में रखेंगे, और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों कराया जाता है इसको भी आपको दिमाग में रखना है। अगर आपने ये रख लिया तो आपको ये टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, हम लोग अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये कंटेंट, अगर आपकी प्रिपरेशन में मदद कर रही है ये कंटेंट, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।